नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, सर्वप्रथम तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि इधर कुछ अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण मैं बराबर वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। बीच बीच में लंबा गैप हो जा रहा है, लेकिन अब प्रयास करूंगा कि जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊं और आपकी परीक्षा की तैयारियों में आपकी कुछ मदद कर सकूं। तो आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं भारत के औपनिवेशिक और सांस्कृतिक विस्तार पर दक्षिण पूर्व एशिया के विशेष संदर्भ में। इसमें हम इंडो चाइना, चंपा, फूनान, कंबोडिया इत्यादि को लेंगे और वहाँ के राजनीतिक इतिहास के साथ साथ वहाँ के सांस्कृतिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, धार्मिक इतिहास, कला कौशल इत्यादि पर भी चर्चा करेंगे। परंतु वीडियो प्रारंभ करने के पूर्व आपसे सदैव की भांति निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बड़ी संख्या में अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करें। और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो उस पर आप कमेंट भी अपने अवश्य दें, जिससे कि थोड़ी हमारी भी हौसला अफजाई हो और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, सबसे पहले तो हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बातचीत करेंगे। वास्तव में एक भ्रांत धारणा रही है कि भारत जो था वो एक तरह से स्प्लेंडिड आइसोलेशन, या जिसे आप कहिए कि प्राचीन काल में वो शानदार अलगाव की नीति का पालन कर रहा था और बाकी दुनिया से उसने कोई संबंध नहीं रखा। यहाँ तक कि अल-बरूनी ने भी जो है ये कहा कि भारत ने हजारों साल तक बाहर के देशों के साथ कोई संबंध बनाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं था। भारत ने कभी भी दुनिया से अलग थलग रहकर अपना जीवन नहीं बिताया। प्राचीन काल से ही उसके बाहरी दुनिया से बड़े महत्वपूर्ण संबंध रहे हैं। उसने अपनी भौगोलिक सीमाओं से दूर दूर तक अनेक क्षेत्रों में अपने सांस्कृतिक प्रभाव का विस्तार किया था। आप देखेंगे प्राचीन काल में भारत का व्यापार वाणिज्य बहुत बढ़ा हुआ था और दूर दूर के देशों के साथ इनका व्यापार होता था। और जब व्यापारी लोग जाते थे तो साथ साथ अपनी संस्कृति को भी साथ में लेके जाते थे। बहुत कुछ वहाँ से सीख के आते थे, बहुत कुछ जहाँ जाते थे वहाँ के लोगों को सिखाते थे। तो भारत के औपनिवेशिक और सांस्कृतिक विस्तार की कहानी बहुत ही रोचक है, किंतु भारतीय इतिहास का यह पक्ष लंबे समय तक अपेक्षाकृत उपेक्षित रहा। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक इस विषय पर बहुत कम ध्यान दिया गया। जो हमारे शोधार्थी हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने बहुत व्यवस्थित अध्ययन नहीं किया इसके ऊपर 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक। लेकिन आगे चल करके हो सकता है, चूँकि उस समय देश में एक विदेशी शासन था, बहुत ज़्यादा सुविधा वगैरह ना हो, तो ये कारण हो सकता है। लेकिन बाद में इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने इस दिशा में गंभीर अनुसंधान प्रारंभ किया और उनके प्रयासों का एक बहुत ही सुखद परिणाम हुआ कि अनेक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। यद्यपि अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना शेष है। मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया, हिंद चीन, या जिसे हम इंडो चाइना कहते हैं, इनके बहुत सारे क्षेत्रों में हुए पुरातात्विक अनुसंधानों ने भारतीय संस्कृति के व्यापक प्रसार के अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। तो यही कारण था कि इसी विस्तार के कारण ही सामान्यतः भारत को ग्रेटर इंडिया कहा जाता था, या बृहत्तर भारत की संकल्पना की गई थी। मित्रों, तो बृहत्तर भारत का आशय केवल राजनीतिक क्षेत्र विस्तार से नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के व्यापक और दीर्घकालीन प्रभाव से। तो हालांकि इस विस्तार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि यह यूरोपीय इतिहास में दिखाई देने वाले पारंपरिक साम्राज्यवाद के समान नहीं था। अब जैसे यूरोप के लोग जाते थे, यूरोप के जो साम्राज्यवादी थे वो क्या करते थे, वो जाते थे तो जिस देश में जाते थे वहाँ के आर्थिक संसाधनों के ऊपर कब्जा कर लेते थे, वहाँ अपना राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र बना लेते थे। लेकिन ऐसा भारतीय जो साम्राज्यवाद था वो उससे एकदम अलग था, उससे भिन्न था। तो विदेशों में भारतीय बस्तियों की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना करना
या स्थानीय क्षेत्रों को भारत के प्रत्यक्ष शासन के अधीन ले आना नहीं था। ये बस्तियां किसी संगठित रूप से किसी राज्य के प्रयास का परिणाम नहीं थी, बल्कि व्यापारियों, साहसी यात्रियों और धार्मिक प्रचारकों की व्यक्तिगत एवं सामुदायिक गतिविधियों से ये विकसित हुई, उनके सामूहिक गतिविधियों से विकसित हुई। तो बहुत सारे व्यापारी व्यापार करने जाते थे, बहुत सारे एडवेंचर के शौकीन यात्री जाते थे, धर्म प्रचारक जाते थे। बहुत सारे देशों में जैसे आप देखें प्राचीन काल से बौद्ध धर्म वगैरह का प्रचार हुआ। और फिर यहाँ पे दक्षिण पूर्व एशिया वगैरह में आप देख सकते हैं कि शैव धर्म बहुत लोकप्रिय हुआ। आगे चल के वैष्णव धर्म भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ। तो इस तरह से स्थानीय समाजों ने भारतीय तत्वों को अपने संदर्भ के अनुरूप अपनाया और उसको रूपांतरित किया, यानी कि उसको अपने हिसाब से उसको परिवर्तित करके उसको स्वीकार किया। मित्रों, भारतीय सांस्कृतिक विस्तार के जो प्रमुख माध्यम थे उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस संदर्भ में भारतीयों की गतिविधियां प्राचीन यूनानी उपनिवेशों से कुछ हद तक मिलती जुलती हैं, यानी उनकी तुलना आपस में की जा सकती है। व्यापार और वाणिज्य से धन अर्जित करने की संभावनाओं ने भारतीय व्यापारियों और साहसी यात्रियों को समुद्र तथा पर्वतीय मार्गों को पार करके भारत से दूर नए नए क्षेत्रों को खोजने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वो ये चाहते थे कि उन्हें व्यापार के अधिक अवसर प्राप्त हो सकें। समय के साथ साथ आर्थिक उद्देश्य के साथ साथ हिंदू और बौद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी इसके साथ जुड़ गईं। अनेक व्यापारी और धार्मिक प्रचारक, जिन्हें आप मिशनरी कहते हैं अंग्रेजी में, विदेशी क्षेत्रों में जाकर बस गए तथा उन्होंने स्थानीय समाज के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। कई स्थानों पर उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ वैवाहिक संबंध भी बनाए और इस प्रकार भारतीय संस्कृति का प्रभाव धीरे धीरे स्थानीय समाजों में प्रचलित होता गया। बहुत आप कह सकते हैं कि स्थानीय समाजों ने जो भारतीय संस्कृति को स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया, उसमें उन्होंने रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। तो बिना किसी व्यापक राजनीतिक संघर्ष के एक मिश्रित सांस्कृतिक परंपरा का विकास हुआ, जिसमें भारतीय तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो बहुत सारी चीजों में आप देखिए, भाषा है, तो भाषा में बहुत सारे भाषाई जो परिवर्तन आए अब दक्षिण पूर्व एशिया में, आप देख सकते हैं उसमें भारतीय प्रभाव था। संस्कृत भारतीय साहित्य, दर्शन और प्रशासनिक विचारों का प्रभाव पड़ा। कला और स्थापत्य के ऊपर भारतीय धार्मिक आख्यानों और स्थापत्य सिद्धांतों का प्रभाव पड़ा और स्थानीय कला के साथ उनका समन्वय हुआ और एक नई शैली का जन्म हुआ। तो भारतीय लिपि और भाषाएं, विशेष करके संस्कृत भाषा, इसी तरह से कला, धर्म, दर्शन तथा सामाजिक विचार दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक क्षेत्रों में पहुंचे और वहां बहुत व्यापक रूप से लोकप्रिय हुए। स्थानीय शासकों ने भी भारतीय राजनीतिक एवं धार्मिक परंपराओं को अपनाया और उन्हें अपने स्थानीय संदर्भों के अनुरूप उन्होंने विकसित किया। तो इस प्रकार ग्रेटर इंडिया या बृहत्तर भारत केवल राजनीतिक विस्तार की अवधारणा नहीं थी, बल्कि भारतीय संस्कृति के व्यापक और दीर्घकालीन प्रभाव को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बन गया। मित्रों, तो भारतीय प्रभाव स्थानीय समाजों में धीरे धीरे समाहित हुआ। कई क्षेत्रों में भारतीयों ने स्थानीय लोगों के साथ घनिष्ठ सामाजिक और वैवाहिक संबंध बनाए। जैसा हमने कहा, स्थानीय शासकों ने भारतीय राजनीतिक एवं धार्मिक परंपराओं को अपनाकर उन्हें स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विकसित किया। परिणाम स्वरूप भारतीय और स्थानीय तत्वों से मिश्रित नई सांस्कृतिक परंपराएं विकसित हुई। दोस्तों, अब इंडो चाइना या जिसे हिंद चीन कहते हैं, उसमें भारतीय प्रभाव के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दक्षिण पूर्व एशिया के इंडो चीन या हिंद चीन और इंडोनेशिया क्षेत्रों में प्रारंभिक शताब्दियों के आसपास भारतीय बस्तियों का विस्तार हुआ और
तो अनेक बस्तियां, भारतीय बस्तियां यहाँ पे स्थापित हुई। इंडोचीन में दो महत्वपूर्ण हिंदू राज्यों का उदय हुआ, जिसे आप कहते हैं चंपा और कंबोडिया, और फूनान भी उसमें था। कंबोडिया का थोड़ा बाद में हुआ उदय। तो इन राज्यों के इतिहास से भारतीय संस्कृति के प्रभाव और उसके स्थानीय समाजों में समन्वय की प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है, क्योंकि इनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का, इन राज्यों का जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि किस तरह से भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं ने इन राज्यों को इतनी गहराई से प्रभावित किया था। मित्रों, आइए हम सबसे पहले चंपा के ऊपर बात करते हैं। तो चंपा राज्य आधुनिक वियतनाम के दक्षिण भाग में स्थित था और इसकी राजधानी इंद्रपुर थी। यहाँ के मूल निवासी चाम या चैम, अंग्रेजी में CHAM है, धीरे धीरे मतलब ये कहे जाते थे। और ये जो यहाँ के मूल निवासी थे, इन्होंने धीरे धीरे जो हिंदू संस्कृति थी उससे प्रभावित हो करके उसे उन्होंने अपनाया और उन्होंने भारतीय जो धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं थी उनको आत्मसात करने में बहुत तत्परता दिखाई और उसको उन्होंने गहराई से आत्मसात किया। मित्रों, लगभग 11 शताब्दियों तक चंपा पर विभिन्न भारतीय राजवंशों ने शासन किया। वहाँ के शासकों के नाम भी भारतीय परंपरा से प्रभावित थे, जैसे आप देख सकते हैं स्लाइड में भी, भद्रवर्मन, रुद्रवर्मन, इंद्रवर्मन और हरिवर्मन आदि। तो अपने लंबे इतिहास के दौरान चंपा को अनेक विदेशी शासकों का सामना करना पड़ा, चंपा को अनेक विदेशी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। चीन, शैलेंद्रों, मंगोलों और विशेष रूप से अन्नामियों ने कई बार चंपा के ऊपर आक्रमण किया। तो इन आक्रमणों ने वहां पर व्यापक विध्वंस किया। चंपा के शासकों ने कई शताब्दियों तक अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, किंतु अंततः 14वीं शताब्दी में उन्हें अन्नामी शक्तियों के सामने पराजित होना पड़ा। तो मित्रों, बर्मन शासकों के लंबे शासनकाल में चंपा पूर्णतः एक हिंदू सांस्कृतिक राज्य के रूप में विकसित हो गया और केवल हिंदू धर्म और संस्कृति ही नहीं बल्कि हिंदू रीति रिवाज और सामाजिक परंपराएं भी यहाँ व्यापक रूप से प्रचलित थी। और शैव धर्म का काफी विकास हुआ। शैव धर्म जो था वो काफी लोकप्रिय हो गया। इसके साथ ही साथ वैष्णव और बौद्ध धर्म के अनुयायी भी पर्याप्त संख्या में वहां पर थे। यहाँ शिव, विष्णु और बुद्ध की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, पुरातत्व शास्त्रियों द्वारा खोज निकाली गई हैं और इससे पता चलता है कि वो लोग किन धर्मों में आस्था रखते थे। मित्रों, हिंदू सामाजिक परंपराओं और जाति व्यवस्था के तत्व भी दिखाई देते हैं आपको। वहाँ वर्ण व्यवस्था जो थी उसके भी चिन्ह आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और तो हालांकि भारत की तुलना में अगर देखा जाए तो अपेक्षाकृत जो है वहाँ जाति व्यवस्था कठोर नहीं थी। संस्कृत राजकीय और प्रशासनिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई तथा संस्कृत साहित्य के विभिन्न शाखाओं का विकास हुआ। चंपा के शासकों में हर्षवर्मन विशेष रूप से उल्लेखनीय थे। वे हिंदू दर्शन के हर्षवर्मन या हरवर्मन, संभवतः हरवर्मन विशेष रूप से उल्लेखनीय है उनका नाम जो है। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वे हिंदू दर्शन के 6 दर्शनों यानी जो हिंदू षड दर्शन थे उनको बहुत अच्छा ज्ञान था। वो दर्शनों के विद्वान थे तथा संस्कृत व्याकरण के भी विद्वान माने जाते थे। तो चंपा से प्राप्त कुछ शिलालेखों में 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। नारद और भार्गव के धर्मशास्त्रों तथा हिंदू महाकाव्यों जैसे रामायण और महाभारत और पुराणों का भी उल्लेख मिलता है।
तो इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय धार्मिक और साहित्यिक परंपराओं का वहां पे बहुत ही गहरा प्रभाव था। तो इस तरह से और भी जो कलाएं थी, जैसे रामायण महाभारत के अलावा जो है हम ये देखते हैं कि जो ये तो धार्मिक ग्रंथ थे, नृत्य कला वगैरह का भी उल्लेख मिलता है और उनका भी वहाँ प्रचार प्रसार हुआ। इसी तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य व्यापारियों ने भी दक्षिण पूर्वी एशिया के लोगों के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन में योगदान दिया। तो कुल मिलाकर के चंपा में भारत का बहुत गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। अब आइए फूनान की बात करें। फूनान जो था वो हिंद चीन का प्रारंभिक हिंदू राज्य माना जाता है। ईसा की पहली शताब्दी में हिंद चीन क्षेत्र में एक प्राचीन हिंदू राज्य का उदय हुआ, जिसे चीनी स्रोतों में फूनान कहा गया है, यानी फूनान नाम चीनियों का दिया हुआ है। तो परंपरा के अनुसार इसकी स्थापना कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने की थी, जो कि जब वो कौंडिन्य फूनान गया था तब उसने वहाँ स्थानीय जनता को सांस्कृतिक दृष्टि से शून्य पाया, तो उसने स्थानीय रानी सोमा को हरा दिया और बहुत संभवतः यह समाज मातृ प्रधान समाज था, तो उसने सोमा को हरा करके उससे विवाह कर लिया और वहाँ हिंदू जीवन पद्धति का प्रचलन किया। इस प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त होती है, जो कि कंबोडिया वगैरह से मिले अभिलेखों से भी इनके ऊपर कुछ प्रकाश पड़ता है। फूनान धीरे धीरे एक शक्तिशाली राज्य के रूप में विकसित हो गया और उसने सियाम, लाओस तथा मलय प्रायद्वीप के कुछ क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित किया। फूनान के शासकों ने चीन और भारत दोनों के साथ सामाजिक संबंध बनाए स्थापित किए। भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव के कारण यहाँ की जो सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में हम देखते हैं काफी परिवर्तन हुआ, क्योंकि स्थानीय समाज में भारतीय धर्मों, वर्ण व्यवस्था, संस्कृत भाषा और साहित्य का काफी प्रभाव था, तो इसलिए यहाँ परिवर्तन होना लाजमी था। स्थानीय लोगों ने भारतीय धर्मों, वर्ण व्यवस्था तथा संस्कृत भाषा और साहित्य को अपनाया और उन्हें अपने स्थानीय परंपराओं के साथ समन्वित किया। तो हिंद चीन में हिंदू संस्कृति के प्रसार में फूनान ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस राज्य ने 5 शताब्दियों से अधिक समय तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखा। तो बहुत सारे जो हमें पुरालेखीय अभिलेख मिलते हैं, अगर हम उनके ऊपर दृष्टि डालें तो हमें बहुत सारी बातों को पता चलता है और ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीति शास्त्र का जो ग्रंथ है कामंदक नीतिसार, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। साथ ही साथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र वगैरह का भी प्रभाव यहाँ देखा जा सकता है। तो अंततः 7वीं शताब्दी की पहली तिमाही में कंबोडिया नामक उसके एक अधीनस्थ राज्य ने, जो उसका वैसल स्टेट था, उसने फूनान को पराजित करके उसके स्थान पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। तो मित्रों, आइए कंबोडिया के बारे में हम बात करते हैं, जो कि इनमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य था। तो उसको कंबुज भी कहा जाता है, कंबुज या कंबोडिया। मूलतः फूनान का एक अधीनस्थ राज्य था पहले, और तो उसने फूनान के ऊपर अधिकार करके इसकी स्थापना की थी। तो कंबुज अथवा कंबोडिया मूलतः फूनान का एक अधीनस्थ राज्य था। इसकी स्थापना से संबंधित परंपराओं में कौंडिन्य तथा नाग कन्या की कथा का उल्लेख मिलता है। कंबुज नाम भी इसी प्राचीन परंपरा से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो ये सब प्रारंभिक सांस्कृतिक आख्यान है। ईसा की पहली शताब्दी के आसपास फूनान के प्रभाव के समय ही भारतीयों ने यहाँ अपनी बस्तियां स्थापित की। स्थानीय निवासी खमेर कहे जाते थे, जो कि धीरे धीरे हिंदू संस्कृति से गहराई से प्रभावित होते गए। और कंबोडिया के प्रारंभिक इतिहास में श्रुतवर्मन और उनके उत्तराधिकारी श्रेष्ठवर्मन जैसे शासकों का उल्लेख मिलता है। श्रेष्ठवर्मन ने श्रेष्ठपुर नामक राजधानी की स्थापना की थी। तो फूनान के बाद कंबोडिया जो है उस क्षेत्र की एक प्रमुख शक्ति बन गया। मित्रों, इसके बाद
श्रुतवर्मन श्रेष्ठ वर्मन के बाद जो है भव वर्मन का उदय हुआ, जिसने 6ठी शताब्दी के मध्य में कंबोडिया की सत्ता संभाली। उसने फूनान की अधीनता से मुक्ति प्राप्त की और स्वयं को शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित किया। उसके शासनकाल में कंबोडिया एक प्रमुख शक्ति बन गया। फूनान धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में विलुप्त हो गया और कंबोडिया ने उसका स्थान ले लिया। भववर्मन तथा उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में कंबोडिया लगभग 7 शताब्दियों तक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य के रूप में विकसित होता रहा। कंबोडिया में हिंदू धर्म का बहुत तीव्र विकास हुआ और इसके शासकों ने महाभारत, रामायण और पुराणों जैसे भारतीय साहित्यिक ग्रंथों को संरक्षण दिया तथा अनेक ब्राह्मण आश्रमों की स्थापना कराई। भारतीय धार्मिक और राजनीतिक विचारों का प्रभाव प्रशासनिक व्यवस्था में भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। 8वीं शताब्दी में कंबोडिया का इतिहास कुछ अस्पष्ट और जटिल दिखाई देता है। तो इस काल में राज्य की राजनीतिक स्थिति में अनेक परिवर्तन हुए और जावा के शैलेंद्रों द्वारा इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने की घटनाएं भी सामने आती हैं। किंतु 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में जयवर्मन द्वितीय के सत्ता में आने के साथ ही कंबोडिया के इतिहास में एक नए युग का आरंभ हुआ। तो अपने इस स्लाइड में आप देख सकते हैं जयवर्मन के आने के बाद क्या परिवर्तन हुए। जयवर्मन द्वितीय एक शक्तिशाली शासक थे और उन्हें अंगकोर साम्राज्य की नींव रखने वाला माना जाता है। उन्होंने कंबोडिया को शैलेंद्रों के प्रभाव से मुक्त कराया और पूरे राज्य पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया और उन्होंने लगभग 802 से 854 ईस्वी तक शासन किया। मित्रों, उसके बाद यशोवर्मन का उदय हुआ। यशोवर्मन बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे वहां के और यशोवर्मन ने यशोधरापुर नामक नई राजधानी स्थापित की। इस राजधानी में आगे चलकर के प्रसिद्ध अंगकोर का विकास हुआ और अनेक भव्य इमारतें बनाई गई। स्थापत्य कला के नमूने यहाँ पे देखे जा सकते हैं और धार्मिक स्मारकों का यहाँ पे निर्माण हुआ। यशोवर्मन ने भूमि और समुद्र दोनों मार्गों से सैन्य अभियानों के माध्यम से अपने राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाया। इस प्रकार कंबोडिया का राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव व्यापक क्षेत्र में स्थापित हुआ। तो इस तरह से यशोवर्मन जो था वो यहाँ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। अब हम बात करते हैं अंकोर वाट मंदिर का और साथ ही साथ जो कि सांस्कृतिक समन्वय का प्रतीक था। तो मित्रों, कंबोडिया के महान शासकों में सूर्यवर्मन द्वितीय का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने राज्य में उत्पन्न होने वाली राजनीतिक अस्थिरता को नियंत्रित करके उसकी एकता बनाए रखी तथा निचले बर्मा और मलय प्रायद्वीप के उत्तरी भागों तक अपना प्रभाव स्थापित किया। उन्होंने चीन के साथ भी राजनयिक संबंध बनाए और चीनी शासकों से सम्मान तथा उपाधियां प्राप्त की। तो इसी सूर्यवर्मन के समय में अंकोर वाट का निर्माण हुआ था। सूर्यवर्मन द्वितीय की सबसे प्रसिद्ध उपलब्धि निस्संदेह भव्य अंगकोर वाट मंदिर का निर्माण है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित था और इसका निर्माण भारतीय धार्मिक एवं स्थापत्य परंपराओं से बहुत गहराई से प्रभावित था। मंदिर की विशाल दीवारों पर रामायण, महाभारत और हरिवंश की कथाओं को दर्शाने वाली अद्भुत मूर्तिकला दिखाई देती है। अंकोर वाट विश्व की महान स्थापत्य उपलब्धियों में से एक है। इसकी विशालता, स्थापत्य सौंदर्य, संतुलित अनुपात और मूर्तिकला भारतीय तथा स्थानीय परंपराओं के अद्भुत समन्वय को प्रदर्शित करते हैं। तो मित्रों, अंकोर वाट निश्चित रूप से केवल दक्षिण पूर्व एशिया या कंबोडिया की ही नहीं बल्कि विश्व की एक बहुत ही महत्वपूर्ण धरोहर है। कभी अंगकोर वाट के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे
तब इसकी सारी विशेषताएं आपको बता पाएंगे। मित्रों, कंबोडिया के ऊपर जो था वो भारत का बहुत ज्यादा सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ा था। 13वीं शताब्दी में चंपा और श्याम की शक्तियों के लगातार आक्रमणों के कारण कंबोडिया का पतन प्रारंभ हो गया और धीरे धीरे इन शक्तियों ने कंबोडिया के अनेक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और उसका राजनीतिक प्रभाव सीमित होता गया। अतः कंबोडिया के एक अपेक्षाकृत या कह सकते हैं कि कंबोडिया अपेक्षाकृत एक छोटा राज्य बनकर के रह गया। 19वीं शताब्दी में विशेषकर 1854 के बाद कंबोडिया के शासक ने फ्रांस का संरक्षण स्वीकार कर लिया और देश फ्रांसीसी प्रभाव क्षेत्र में आ गया। तो आइए कंबोडिया पर हम भारतीय संस्कृति के प्रभाव के बारे में जानें। कंबोडिया भारतीय सभ्यता के गहरे और व्यापक प्रभाव का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। वहाँ के स्थानीय लोग, जिन्हें खमेर कहा जाता था, धीरे धीरे हिंदू संस्कृति के अनेक तत्वों को वो लोग आत्मसात करते गए। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक परंपराओं को अपनाया और उनके राजनीतिक विचारों पर कौटिल्य अर्थशास्त्र जैसे संस्कृत ग्रंथों का काफी प्रभाव दिखाई देता है। कामंदक नीति सार का प्रभाव भी दिखाई देता है। तो धार्मिक दृष्टि से भी कंबोडिया पर भारतीय प्रभाव अत्यंत गहरा था। शैव धर्म का काफी विकास हुआ और वो प्रमुख धर्म बन गया वहाँ का, जबकि वैष्णव और बौद्ध धर्म भी काफी लोकप्रिय हुए। यद्यपि समय के साथ बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ता गया, फिर भी भारतीय धार्मिक परंपराओं के अनेक तत्व स्थानीय संस्कृति में लंबे समय तक विद्यमान रहे। अब आप देखिए, ज्ञान एवं आश्रम धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रसार के केंद्र बन गए। कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में जैसे बताया आपको कि भारतीय तत्वों का स्थानीय खमेर कला के साथ रचनात्मक रूपांतरण हुआ और एक नई शैली का भी विकास हुआ। तो संस्कृत साहित्य, चाहे वह धार्मिक हो अथवा लौकिक हो, उसका व्यापक रूप से संस्कृत को संरक्षण दिया गया, उसका अध्ययन अध्यापन किया गया। वहाँ पर कंबोडिया से प्राप्त अनेक संस्कृत शिलालेख इस बात के प्रमाण हैं कि वहाँ के विद्वानों को संस्कृत अलंकार शास्त्र और छंद शास्त्र के अत्यंत विकसित नियमों का गहरा ज्ञान था। तो मित्रों, भारतीय धार्मिक एवं सांस्कृतिक आदर्शों से प्रेरित अनेक आश्रमों की स्थापना हुई। जैसे मैंने आपको पहले, इसमें आप देख सकते हैं स्लाइड में, ज्ञान एवं आश्रम। तो ये जो थे वो धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रसार के केंद्र बन गए, जो भारतीय सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में शामिल थे। तो कंबोडिया की कला और स्थापत्य, विशेषकर उसके मंदिरों और धार्मिक स्मारकों में दिखाई देने वाला सौंदर्य भारतीय कला से गहराई से प्रेरित था, किंतु कंबोडियाई कलाकारों और वास्तुकारों ने इन भारतीय तत्वों को ज्यों का त्यों नहीं ग्रहण किया, बल्कि उसे अपने हिसाब से रूपांतरित किया। उन्होंने अपनी स्थानीय परंपराओं, सौंदर्य बोध और तकनीकी कौशल के साथ मिला करके एक विशिष्ट कला शैली विकसित की। तो इस दृष्टि से कंबोडिया की उपलब्धियां केवल भारतीय संस्कृति के नकल मात्र नहीं थी, बल्कि उसके रचनात्मक रूपांतरण का भी उदाहरण है। अंगोर वाट का भव्य मंदिर इस सांस्कृतिक समन्वय का सबसे सशक्त उदाहरण है। इसमें भारतीय आख्यान, स्थापत्य सिद्धांत और प्रतीकात्मकता स्थानीय खमेर कला एवं स्थापत्य कौशल के साथ इस प्रकार से संयुक्त हुए कि एक विशिष्ट, अत्यंत प्रभावशाली सांस्कृतिक विरासत का निर्माण हुआ। और यही कारण है कि अंकोर वाट केवल कंबोडिया की ही नहीं, बल्कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों का भी एक महत्वपूर्ण स्मारक है। तो मित्रों,
इस प्रकार से हम देखते हैं 13वीं शताब्दी में, जैसे मैंने पहले भी चर्चा की अभी, चंपा और श्याम की शक्तियों के लगातार आक्रमणों से कंबोडिया का राजनीतिक प्रभाव घटने लगा। धीरे धीरे क्षेत्रीय अधिकार सीमित हुए, कंबोडिया अपेक्षाकृत छोटा सा राज्य बन गया। ये देखिए, उत्थान और पतन की प्रक्रिया चलती रहती है। बड़े बड़े राज्य जो है, एक दिन उनका भी सूर्य अस्ताचल को जाने के लिए मजबूर होता है। ऐसे कंबोडिया के साथ भी हुआ। 19वीं शताब्दी में, विशेषकर 1854 के बाद, कंबोडिया फ्रांसीसी प्रभाव क्षेत्र में आ गया। और तो यह चरण भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव के लंबे इतिहास से भिन्न एक नए औपनिवेशिक राजनीतिक संदर्भ को दर्शाता है। तो मित्रों, भारत का जो सांस्कृतिक विस्तार था वो केवल सैन्य विजय या प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभुत्व पर आधारित नहीं था। ये इसको हम निष्कर्ष आप समझ सकते हैं। जो बृहत्तर भारत कहा जाता था, तो बृहत्तर भारत का अर्थ क्या था? यानी कि भारत का प्रभाव बहुत दूर दूर तक क्षेत्रों में व्याप्त था। आप देखिए, व्यापार, प्रवास, धर्म, ज्ञान, भाषा, कला और सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान इसके प्रमुख आधार थे। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय तत्व स्थानीय परंपराओं के साथ मिलकर के नए सांस्कृतिक रूपों में विकसित हुए। इसलिए बृहत्तर भारत को राजनीतिक साम्राज्य के बजाय दीर्घकालीन सांस्कृतिक संपर्क और समन्वय की ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में समझना अधिक उपयुक्त है। तो इस प्रकार ये क्लियर हो गया कि भारत का सांस्कृतिक विस्तार सैन्य विजय या प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभुत्व पर आधारित न होकर किस चीज पे आधारित था? व्यापार, प्रवास, धर्म, ज्ञान, भाषा, कला और सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान की दीर्घकालीन प्रक्रिया इसके प्रमुख आधार थे। तो दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति ने स्थानीय परंपराओं के साथ मिलकर नए सांस्कृतिक रूपों को जन्म दिया। बृहत्तर भारत की संकल्पना को इसी व्यापक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए और यही अधिक उचित भी होगा। तो चलिए एक बार आप फिर से दोहरा लीजिए। प्रथम शताब्दी में फूनान और चंपा जैसे राज्यों का उदय हुआ। प्रारंभिक शताब्दियों में वहाँ, मतलब ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में भारतीय बस्तियाँ बसी, वहाँ व्यापार और धार्मिक सांस्कृतिक संपर्क हुए। 7वीं शताब्दी तक कंबोडिया का उभार हुआ, फूनान का पतन हो गया। 9वीं शताब्दी आते आते जयवर्मन द्वितीय और अंकोर युग का प्रारंभ हुआ। 11वीं-12वीं शताब्दी में अंगकोर क्षेत्र का उत्कर्ष हुआ। 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मन द्वितीय और अंकोर वाट, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हुई। सूर्यवर्मन द्वितीय शासक था, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया। 13वीं-14वीं शताब्दी में क्षेत्रीय आक्रमणों से राजनीतिक पतन की शुरुआत हुई और 19वीं शताब्दी आते आते कंबोडिया का या दक्षिण पूर्व एशिया का जो क्षेत्र था वो धीरे धीरे फ्रांसीसी प्रभाव में आ गया, यानी फ्रांस के उपनिवेश के रूप में हो गए वो। तो बृहत्तर भारत की अवधारणा, जो आपकी कक्षाएं होंगी उसके लिए चर्चा के लिए प्रश्न है। आप जब आप साउथ ईस्ट एशिया के बारे में पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे? बृहत्तर भारत की अवधारणा पारंपरिक साम्राज्यवाद से किस प्रकार भिन्न है, ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। भारतीय सांस्कृतिक विस्तार में व्यापार और प्रवास की क्या भूमिका रही? छोटे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जैसे BA MA वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं तो उनमें लिमिटेड वर्ड्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए ये कुछ प्रश्न हमने आपके लिए तैयार किए हैं। चंपा और कंबोडिया में भारतीय संस्कृति के कौन कौन से प्रमुख तत्व दिखाई देते हैं? अंकोर वाट भारतीय और स्थानीय परंपराओं के समन्वय का उदाहरण क्यों है? क्या सांस्कृतिक प्रभाव को राजनीतिक प्रभुत्व से अलग समझा जा सकता है? तो इस प्रकार से जो इस वीडियो का जो मुख्य मैसेज है, संदेश है, वो क्या है? भारतीय सांस्कृतिक विस्तार को संपर्क, आदान प्रदान और स्थानीय समन्वय की दीर्घकालीन प्रक्रिया के रूप में देखें आप। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक बार फिर से आपसे अपील है कि वीडियो को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी अवश्य ही आप दें।
चलिए फिर मिलते हैं जल्दी ही किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार।